Assalamualaikum guys. So we are back with another video, and today we are gonna start another new subject, which is pathology. And first we all covered the general pathology, and there will be a playlist of all the topics that includes in the general pathology, and then we will go system wise and cover all the pathology of the all the systems. So today is the introductory class to the pathology and the general pathology. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम क्या करेंगे कि पैथोलॉजी हमारे पास किस तरह से उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास जो पैथोलॉजी होती है वो हम कहते हैं हमारे पास स्टडी है हमारे पास स्ट्रक्चरल बैक्टीरियल स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल एंड फंक्शनल चेंजेस इन सेल टिश्यूज़ ऑर्गन्स एंड अंडरलाइन डिजीज़। यानी अगर हमारे पास कोई भी डिजीज़ हो रहा है तो उसके जब कोई भी डिजीज़ किसी भी सेल्स पे होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था हमारे पास जब भी हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो हम किसे करते हैं, बेसिक यूनिट हमारे पास सेल से स्टार्ट करते हैं। तो हम ये देखेंगे हमारे पास सेल में नॉर्मल ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर हैं, ये सब कुछ हम देख रहे होते हैं। तो अब हम जब पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो वो भी हम सेल से ही करेंगे कि हमारे पास जब भी डिजीज़ हो रहा हो तो सेल के लेवल पर सबसे पहले क्या चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हमेशा जो भी चेंजेस आ रहे होंगे वो सेल पे ही आ रहे होंगे, एंड देन इट विल गो एंड गिव अस साइंस एंड सिम्टम्स और वट एवर, जिससे हम डायग्नोज करेंगे किसकी क्या बीमारी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बिल्कुल हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर सेल्स में हमारे पास क्या स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल एंड फंक्शनल चेंजेस हमारे पास आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि हमने जो पैथोलॉजी है उसको हमने मेन दो चीज़ों के अंदर डिवाइड कर दिया है, विच वन इज़ द जर्नल एंड सेकेंड इज वन इज़ द सिस्टमैटिक। जर्नल इज कंसर्न विद कॉमन रिएक्शन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज टू इंजूरियस स्टिमुलाई, यानी कोई भी इंजूरियस स्टिमुलाई है जो हमारे पास जो है वो इंजर करेगा हमारे पास, ठीक है, तो उसका हमारे पास सेल्स और टिश्यू जो है वो क्या रिएक्शन देंगे उसको वो हम क्या पढ़ेंगे, जर्नल में पढ़ेंगे, यानी वो टॉक ऑल अबाउट द सेल्स। सिस्टम में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या है कि कोई भी स्टिमुलस आया है उसने लिवर पर एक्ट कर दिया, ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास वो क्या बात मतलब क्या हमारे पास प्रेजेंट होगा और वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बेशक वो इंजरी लाइक कि कोई भी कॉज अगर लिवर को भी करिए तो वो मेनली हमारे पास लिवर सेल्स को और उसके टिश्यूज़ को हमारे पास जो है वो डैमेज करेंगे, एंड देन लाइक एड अप टुगेदर हमारे पास सामने आएगी। या सिस्टम में हम देखेंगे कि हमारे पास सीवीएस के अंदर हमारे पास आ रहा है तो उस पूरे सिस्टम में कहीं एक भी खबला मसला आ रहा है तो पूरा सिस्टम किस तरीके से हमारे पास इफेक्ट हो गया, या रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे या जीआईटी के सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सो इट ऑल अबाउट द डिफरेंट सिस्टम्स और उनके अंदर कौन कौन से हमारे पास डिजीज़ प्रेजेंट हो रहे होते हैं और सब कुछ हम जो है वो उसमें पढ़ेंगे। बट टुडे वी आर कंसर्न विद द जनरल पैथोलॉजी। तो हम कहते हैं जब भी हमारे पास कोई डिजीज़ हो रहा होता है तो उसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब 4 एस्पेक्ट में सबसे पहला हमारे पास जो एक्सपेक्ट होता है कि हमारे पास उसकी इटियोलॉजी क्या है, यानी इनिशिएटिंग कॉज क्या है, कोई भी डिजीज़ हुआ है वो किस वजह से हुआ है, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, या कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम था, या मतलब वट एवर कि हुआ क्यों है, ठीक है, ये हमें क्यों हुआ है डिजीज़। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास पैथोजेनेसिस होती है। पैथोजेनेसिस हमारे पास करी होती है कि डिज़ीज़ हो चुका हुआ है, ठीक है, अब वो डिज़ीज़ किस तरीके से हमारी बॉडी पर एक्ट करेगा और डिफरेंट चेंजेस कॉज करवाएगा, ठीक है, दैट स्टडी वो हम किस में डाल रहे हैं, पैथोजेनेसिस में। इटियोलॉजी कि क्यों हुआ हमें डिज़ीज़, किसी को भी किसी चीज़ को डिज़ीज़ क्यों हुआ, पैथोजेनेसिस की डिज़ीज़ हो चुका है, अब वो क्या चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स के अंदर कॉज करवाएगा। देन थर्ड वन इज़ द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, यानी क्या हमारे पास जो है वो हमारे डिज़ीज़ हुआ है, अब वो डिज़ीज़ हमारे पास चेंजेस ला क्या रहा है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि हाउ, ठीक है, ये नहीं हमने पढ़ा कि चेंजेस कौन से आ रहे हैं, ये हमने नहीं पढ़ा था पैथोजेनेसिस में। पैथोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि डिजीज़ कैसे कॉज कैसे कर रहा है वो चेंजेस, ठीक है, यानी ये हमारे पास डिजीज़ हो गया तो ये किस तरीके से कॉज कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस होंगे कि किसी के से वो सेल मेम्ब्रेन में किस तरीके से एंटर कर पा रहा है, जैसे बैक्टीरिया है बिल्फर्स, हमारे पास एटियोलॉजी हमने देख लिया कि मेन कॉज हमारे पास कोई है कि बैक्टीरिया। अब हमने पैथोजेनेसिस में देखना है कि वो किस तरीके से जा रहा है सेल के अंदर, ठीक है, उसके सेल मेम्ब्रेन को किस तरह से क्रॉस कर रहा है, वो बॉडी में किस तरीके से मूव कर रहा है, या मतलब उसने कौन से रिसेप्टर्स पे जाकर एक्ट किया, ऑल वी डन इन द पैथोजेनेसिस। बट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में हमें क्या देखेंगे कि उसने आके सेल मेम्ब्रेन को कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दिया, उसमें होल्स तो नहीं बना दिए, या उसने हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन को तो नहीं रोक दिया, या उसने हमारे पास कोई भी कोई सिस्टम है कोई भी सेल के अंदर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को तो डैमेज किया, या साइटोप्लाज्म को या साइटोस्केलेटन को तो डैमेज किया। तो मतलब ये चेंजेस हम देख रहे हैं कि उसने चेंजेस के किए, लेकिन हाउ कैसे किए उसने हमारे पास ये चेंजेस किया, उसने माइटोकॉन्ड्रिया उसने हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन है उसको उसने हमारे पास रप्चर कर दिया, हाउ उसने किस तरह से किया रप्चर, वो हम पैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे, लेकिन उसने रप्चर किया, दिस वन इंक्लूड्स इन द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है, कि इसमें हमारे पास दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। एंड देन द फोर्थ वन इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी जो भी इसमें चेंजेस हुए हैं उसके हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे, तो उनको हम कहेंगे कि वो हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स हो रहे होते हैं। बिल्फर जैसे उसने हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर दिया है तो हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हमें
उसने क्या किया, उसने माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गया। लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे पास उसकी क्या हो पा रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ, उसके बाद हमारे पास एटीपी नहीं बन रही और हमारे पास जो सेल है वो हमारे पास एटीपी डिप्राइव हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द सेल इंजरी, कि हमारे पास जो सेल है वो किस तरीके से हमारे पास इंजर हो रहा होता है। ठीक हो गया। हम कहते हैं सेल इंजरी के हमारे पास डिफरेंट कॉजेज हैं। सबसे पहला हमारे पास कॉज है कि ऑक्सीजन डेप्रीवेशन हो जाए, यानी किसी भी वजह से हमारे पास जो सेल्स हैं उनको हमारे पास क्या है, जैसे लिवर के सेल्स हैं या हमारे पास बॉडी में किडनी के सेल्स हैं, उनको क्या मिल रहा है, उनको हमारे पास ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हाइपोक्सिक हो चुके हैं वो। जब उनको हाइपोक्सिक में उनको न्यूट्रेंट्स नहीं मिल पा रहे होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास मेन न्यूट्रेंट है। ठीक है ना, उनको वो नहीं मिल पा रहा है तो हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे और ऑल्दो हमारे पास वहाँ पे क्या हो जाएगी, सेल की इंजरी हो जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज द फंडामेंटल में जो चाहिए ही चाहिए हर सेल को। फिर हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया है। ठीक है, कहीं हमारे पास जैसे कोई चोट वोट लग गई है हमें, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो डैमेज हो चुके हुए हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कि फिजिकल कोई भी हमारे पास ट्रॉमा है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट केमिकल एजेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब केमिकल एजेंट्स में हमारे पास हम कहते हैं डिफरेंट ड्रग्स वगैरह हो सकते हैं हमारे पास, और हमारे पास जो है वो डिफरेंट पॉइजन्स हो सकते हैं, जैसे साइनाइड हो गया, मर्करी हो गया। ठीक है, डिफरेंट पोल्यूटेंट्स वगैरह हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, जो हमारे पास सेल्स को जाकर हमारे पास इफेक्ट दे रहे हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट क्या हो जाता है, हमारे पास इन्फेक्शंस एजेंट्स हो सकते हैं। अब इन्फेक्शंस एजेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमारे पास वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है जो कि आ रहा है और हमारे पास आके डैमेज कर रहा है, कोई पैरासाइट हो सकता है, डिफरेंट चीज़ हो सकती है। फिर हम कहते हैं हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस 1 में हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर भी हमारे पास इस तरह से हो रहा होता है कि ऑटो इम्यून हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है, या थायमस में भी हमने देखा था कि ऑटो इम्यून रिएक्शन हमारे पास हो सकता है, यानी खुद की बॉडी ही हमारे पास अपने ही सेल्स को मार रही है, खुद का इम्यूनोलॉजिकल जो सिस्टम है वो हमारे पास अपने ही सेल्स को मार रहा है। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक में हमारे पास के हमारे पास डीएनए में कोई अबनॉर्मैलिटी है उस सेल में, या हमारे पास जो है ना वो जेनेटिकली ही मिसफोल्ड है प्रोटीन्स, या डिफरेंट हमारे पास जेनेटिकली कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास सेल इंजरी हो सकती है। या हमारे पास न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस होती है कि हमारे पास प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, जैसे हमारे पास आयरन हम कहते हैं मेनली जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है हमारे पास सेल इंजरी का। अच्छा, न्यूट्रिशनल हमारे पास डेफिशिएंसी नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशनल हमारे पास इम्बैलेंसेस है, यानी मे भी हमारे पास वो चीज़ कम मिल रही है, मे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मिल रही है। जैसे अगर हमारे पास ओबेसिटी है, ओबेसिटी के अंदर हमारे पास यही है ना कि बहुत ज़्यादा हमारे पास फैट्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, एडिपोसाइट्स हो, तो एडिपोसाइट्स हैव टू स्टोर दें, और ये नहीं कि वो इंजरी नहीं कॉज करवा रहे, इट विल कॉज इंजरी। ठीक है ना, जैसे यहाँ हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो वहाँ पर हमारे पास इंक्रीज हमारे पास होता है हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है ना, इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल विच प्री डिस्पोज टू द एथेरोस्क्लेरोसिस, तो वहाँ पर भी हमारे पास ये क्या हो रहा है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस है जिसकी वजह से हमारे पास सेल इंजर्ड हो रहा है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि एक नॉर्मल हम फिनोमेना बना रहे होते हैं, सेल इंजरी क्या है, क्या होता है। हम कहते हैं हमारे पास जो सेल होता है वो कोई भी नॉर्मल सेल होता है, जब भी उसको कोई स्ट्रेस मिलता है, ठीक है, या कोई भी इसको हमारे पास स्टिमुलाई मिल रहा होता है जो कि इंजूरियस होता है या कुछ भी, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले ही सेल इंजरी में नहीं चला जाता, बिकॉज वी ऑल नो कि हमारी एक बॉडी होती है वो हीमोस्टेसिस की होम्योस्टेसिस के ऊपर, सॉरी हीमो नहीं, इट्स होम्योस्टेसिस के ऊपर हमारे पास वर्क कर रही है। यानी अगर हमारे पास बॉडी में कुछ भी इर्द गिर्द चेंज हो रहा होता है तो अवर बॉडी ट्राइज और उसको हमारे पास क्या कहेगी, नॉर्मल विद इन द होम्योस्टेसिस लाने की कोशिश करती है। सो वो जो कोशिश कर रही होती है हमारी बॉडी खुद से कि मैं किस तरीके से भी जो भी चीज़ मुझे इफेक्ट करी है, मैं जो भी स्ट्रेस है उसको कोप अप कर सकूँ, इट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। ठीक है, अब उस अडेप्टेशन से मोस्ट प्रोबेबली या तो वो जो सेल है वो उसी अडेप्टेशन के साथ रहना लग जाएगा, ठीक है, या तो सेल उसी अडेप्टेशन के साथ रहने लग जाएगा, या हमारे पास जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो वो अडेप्टेशन भी खत्म हो जाएगी और वो भी नॉर्मल कर देगा। जैसे हमने अडेप्टेशन डिफरेंट के अंदर हम पढ़ें, वो हम आगे ज़रा और अच्छे से भी पढ़ेंगे कि क्या अडेप्टेशन से हमारे पास बिल्कुल हाइपरट्रॉफी हो गई है। ठीक है, या हमारे पास जो है वो हमारे पास एट्रॉफी हो गई हुई है। ठीक है, ये हमने डिफरेंट अगर हम पढ़ेंगे, हाइपरप्लेजिया हो चुका हुआ है कि सेल का साइज इंक्रीज हो गया डिफरेंट कंडीशन के अंदर, या सेल में हमारे पास नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो दीज आर द डिफरेंट अडेप्टेशंस विच विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। बट हम ये कह रहे होते हैं कि अभी हमारे पास जो सेल होता है वो डिफरेंट अडेप्टेशंस कर रहा होता है, बल्कि हमारे पास ओवरऑल बॉडी अडेप्टेशंस कर रही थी ताकि वो होम्योस्टेसिस के अंदर है। लेकिन बिलफर्ज अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ही परसिस्टेंट स्टिमुलाई रह रहा है, बहुत ज़्यादा ही इंजूरियस स्टिमुलाई आ गया, या जो अडेप्टेशन है वो एक अनएबल कि वो उसको लाइक हमारे पास जो सेल है वो एबिलिटी ही नहीं रख रहा कि वो अडेप्ट कर सके, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि सेल इंजर्ड हो जाएगा। नाउ अ सेल इज़ इंजर्ड, तो अभी भी लाइक कुछ चांस है, सेल इंजरी के बाद भी वो रिवर्सिबल हो सकती है सेल इंजरी,
और आइदर इट इज़ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है, ऑफ कोर्स हमारे पास रिवर्सिबल होगी तो वो दोबारा से जो सेल है वो इंजर्ड स्टेट से नॉर्मल स्टेट के अंदर चला जाएगा, होम्योस्टेसिस अचीव कर लेगा। बट इफ़ इट गोज इरिवर्सिबल तो हमारे पास अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी, एंड विच इज़ बाय द टू प्रोसेसेस, आइदर वन इज़ द नेक्रोसिस एंड द अदर इज़ द एपोप्टोसिस। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ नेक्रोसिस, व्हाट इज़ एपोप्टोसिस, ठीक है। बट टिल नाउ हमने ये देखना है कि हमारे पास सेल की डेथ होगी, सेल इंजरी हुई है तो वो रिवर्सिबल भी है, इरिवर्सिबल भी है। इरिवर्सिबल हो जाएगी तो सेल की डेथ हो जाएगी। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे पढ़नी है कि हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़नी है, कि हमारे पास जब भी रिवर्सिबल होती है सेल इंजरी तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं और किस पॉइंट तक सेल की इंजरी जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल होती है, एंड उसके बाद वो हमारे पास पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाता है और उसके बाद लाइक हमारे पास वो इरिवर्सिबल स्टेज की तरफ चल जाता है एंड प्रोसीड फर्दर टू द नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। सो रिवर्सिबल सेंजरी की बात करें तो हम कहते हैं, रिवर्सिबल सेंजरी की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हमारे पास ऑल्ट्रेशन हो रही होती हैं, ठीक है। सेल के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस और द स्टिमुलाई हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल ऑल्ट्रेशन होती हैं, जो कि हमारे पास करेक्टेबल होती हैं अगर हमारे पास डैमेजिंग स्टिमुलस जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है ना। ये सेल इंजर्ड हो चुका है लेकिन अगर वो रिमूव हो जाए तो चेंजेस जो हैं वो रिवर्स बैक कर सकती हैं इसमें। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो चेंजेस कौन सी होती हैं, कौन सी चेंजेस ऐसी कौन सी हैं जो कि रिवर्स बैक हो सकती हैं, तो हमारे पास हम कहते हैं सबसे पहले हमारे पास जर्नलाइज स्वेलिंग होती है सेल की एंड उसके ऑर्गेनेलिस की। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे पास एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो सोडियम पोटाशियम पंप काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर जो है वो इनफ्लक्स होगा इनटू द सेल्स, क्योंकि हमारे पास पूरा जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, और हमारे पास स्वेलिंग होने लग जाएगी, ठीक है, और वो जर्नलाइज हमारे पास स्वेलिंग होगी ऑर्गेनालिस की और सारा की, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास ब्लैबिंग हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की। इसमें हमारे पास होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अ पार्ट ऑफ लाइक वो फॉल ऑफ करने लग जाती है, उसके छोटे छोटे हमारे पास जो है ना वैसे वैक्यूल्स हमारे पास बनने लग जाएंगे और वो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो खत्म होती जाएगी, ठीक हो गया। हम कहते हैं इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारे पास डिटैचमेंट हो जाएगी राइबोसोम्स की फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हमारे पास जो न्यूक्लियर मटीरियल होगा वो उसकी क्लम्पिंग होने लग जाएगी, ठीक है। हमारे पास अगर बिलफर्ज लिवर है या कोई भी हमारे पास ऐसा सेल है जो कि हमारे पास लिपिड के साथ लाइक उसका काम है, जैसे हमारे ग्लैंड्स हो गए या हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स भी हमारे पास लिपिड्स के साथ हमारे पास काम कर रहा होता है, ऐसे कुछ भी, ठीक है, जिसमें हमारे पास फैट्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाएगी ट्राइग्लिसराइड फिल्ड लिपिड वैक्यूल्स की विद इन द सेल, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास काम नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे हमारे पास क्योंकि सेल क्या है वो फंक्शनल नहीं रहा है, ठीक है, फंक्शनल नहीं रहा है तो जो भी लिपिड्स हमारे पास आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं क्योंकि हमारे पास जब हम साइटोप्लाज्म हमने बात की है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इसिनोफिलिक हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है वो हो गया होगा। हम कहते हैं हमारे पास हम जब भी H&E स्टेनिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास आइदर द स्ट्रक्चर्स टेक रेड डाई और आइदर इट टेक ब्लू डाई, ठीक है। ब्लू जो हमारे पास होते हैं उनको हम जो है ना वो बेजोफिलिक कह रहे होते हैं और हमारे पास जो कि रेड होते हैं उनको हम जो है वो क्या कह रहे होते हैं, इसिनोफिलिक कह रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास साइटोप्लाज्म मेनली हमारे पास जो है वो ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो आरएनए होता है ना वो हमारे पास उसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। अब उस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है और वो हमारे पास बेजोफिल स्टेन ले लेता है। और साइटोप्लाज्म हमारे पास जो है ना वो नॉर्मली लाइक हमारे पास वही होता है, क्या उसका नाम है, इसिनोफिली होता है, ठीक है, वो रेड कलर ले रहा होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास अब हमने ये पढ़ा है कि डिटैचमेंट हो रही है हमारे पास राइबोसोम्स की और राइबोसोम डिग्रेड हो रहे हैं, मतलब और आरएनए हमारे पास बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है, क्लम्पिंग हो रही है हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल की, सो देयर विल बी नो आरएनए, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म मोर इसिनोफिलिक हमारे पास हो जाएगा। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास माइलिन फिगर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास वॉल्स हैं फॉस्फोलिपिड्स के, क्योंकि हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स होंगी उसकी हमारे पास हमें पता है रप्चर होने लग जाएंगी, ब्लेबिंग्स होने लग जाएंगी, तो हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होंगी उनकी मेम्ब्रेन्स वगैरह ऑर्गेनेलीज हमारे पास डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, तो जो मेम्ब्रेन्स होंगी ना उनकी वो क्या करेंगे, वो हमारे पास वर्ल्स बनाएंगे, उनके फॉस्फोलिपिड्स क्योंकि बच जाएंगे तो वैसे वर्ल्ड बन जाएंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, उनको हम माइलिन फिगर्स कह रहे होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास इसके अलावा एक और हमारे पास चीज़ है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोबिक चेन।